गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। बच्चों, अपन ने क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो के बारे में पढ़ा। कितनी प्रकार की क्रियाएं इसके अंतर्गत दिखाई जाती हैं। उसमें अपन ने परिचालन संबंधी क्रियाएं, विनियोजन संबंधी क्रियाएं, वित्तीय क्रियाएं आदि के बारे में अध्ययन किया। अब उसके बाद जो विभिन्न प्रकार के रिवाइज हुए हैं रोकड़ प्रवाह विवरण संबंधी, जो लेखा मानक थर्ड है, उसमें कई मदें और कई प्रकार के जो रूल्स हैं इसमें बनाए हैं। वित्तीय स्थिति में जो परिवर्तन से संबंधित परिवर्तन किए गए हैं, तो वो अपन इसके अंतर्गत देखेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड रिवाइज्ड रिगार्डिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी रोकड़ प्रवाह विवरण संबंधी लेखा मानक में क्या क्या संशोधन किए गए हैं उनको अपन देखते हैं, और उसके अकॉर्डिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंतर्गत ये विभिन्न प्रकार की मदें दिखाकर और अकाउंटिंग का कार्य किया जाता है। भारत में जून 1981 में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान ने लेखा मानव यानी वित्तीय स्थिति में परिवर्तनों के संबंध में निर्गमित किया था। अब उसके स्थान पर लेखा मानक 3 संशोधित रूप में रोकड़ प्रवाह विवरण के संबंध में निर्गमित किया गया, जिसे 1/4/2001 से अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। लेखा मानक 3 संशोधित का विवरण निम्न प्रकार है। उद्देश्य: एक व्यापारिक संस्था के रोकड़ प्रवाह के बारे में सूचना वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं के लिए इसलिए लाभदायक है कि वे संस्था की रोकड़ उत्पत्ति की क्षमता जान सके तथा उस रोकड़ प्रवाह को काम में लेने की संस्था की आवश्यकताओं के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सके। जिन उपयोगकर्ताओं द्वारा आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं, उनके लिए यह जानना आवश्यक है कि संस्था की रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य उत्पत्ति करने की कितनी क्षमता है तथा उसकी निश्चितता कितनी है। तो इस प्रकार से कैश फ्लो के माध्यम से आर्थिक निर्णय यानी इकोनॉमिक डिसीजन लिया जाता है कि संस्था की रोकड़ और रोकड़ से समान जो भी उत्पत्ति है करने वाली कितनी क्षमता है और उसकी क्या निश्चितता है। उक्त लेखा मानक एक संस्था के रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य ऐतिहासिक परिवर्तनों के बारे में सूचना प्रदान करता है। उक्त सूचना रोकड़ प्रवाह विवरण बनाकर दी जा सकती हैं, यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार किया जाता है और उनमें ये सारी सूचनाएं दी जाती हैं, जिसमें रोकड़ प्रवाहों को संचालन, विनियोजित तथा वित्तीय गतिविधियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसका अपन ने पहले अध्ययन किया। क्षेत्र, अब इसमें से क्षेत्र के अंदर यानी इसके कौन सा क्षेत्र आएगा? एक संस्था को उस प्रत्येक अवधि के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण बनाना एवं प्रस्तुत करना चाहिए जिस अवधि के लिए वित्तीय विवरण बनाए गए हैं। और एक संस्था के वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ता यह जानने में दिलचस्पी रखते हैं कि संस्था किस प्रकार रोकड़ तथा रोकड़ तुल्यों की उत्पत्ति करती हैं। इससे संस्था की गतिविधियों की प्रकृति का ध्यान नहीं रखा जाता और यह भी ध्यान नहीं रखा जाता कि रोकड़ को संस्था का उत्पाद माना जाता है अथवा नहीं, जैसा कि वित्तीय संस्थाओं की स्थिति में होता है। इस प्रकार प्रत्येक व्यापारिक संस्था के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण बनाना आवश्यक है, क्योंकि उनको अपने व्यापार संचालन के लिए, अपने दायित्वों का भुगतान करने के लिए तथा अपने विनियोजकों को प्रत्यय देने के लिए रोकड़ की आवश्यकता पड़ती है। रोकड़ प्रवाह सूचनाओं के लाभ: जब एक रोकड़ प्रवाह विवरण को अन्य वित्तीय विवरणों के साथ उपयोग में लिया जाता है, तो उससे इस प्रकार की सूचनाएं मिलती हैं जिनके आधार पर एक संस्था की शुद्ध संपत्तियों में, वित्तीय ढांचे में, तरलता में व उसकी संपन्नता में परिवर्तनों का मूल्यांकन किया जा सकता है। यह भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है कि बदली हुई परिस्थितियों व अवसरों में उसके रोकड़ प्रवाह की क्या स्थिति है।
रोकड़ प्रवाह विवरण संस्था की रोकड़ व रोकड़ तुल्य उत्पत्ति की क्षमता के बारे में जानकारी देता है तथा इसके आधार पर उपयोगकर्ता अलग अलग संस्थाओं की भविष्य की रोकड़ प्रवाहों के वर्तमान मूल्यों को भी जान सकते हैं तथा उनकी तुलना कर सकते हैं। इससे अलग अलग संस्थाओं के संचालन निष्पादन प्रतिवेदनों की तुलनात्मकता बढ़ जाती है, क्योंकि इससे एक ही प्रकार के सौदों तथा घटनाओं के लेखांकन व्यवहार के प्रभावों को हटा दिया जाता है। ऐतिहासिक रोकड़ प्रवाह सूचनाएं भविष्य की रोकड़ प्रवाहों की राशि, समय व निश्चितता के मार्गदर्शक का कार्य करती हैं। ये सूचनाएं भविष्य की रोकड़ प्रवाहों की सत्यता की जांच के लिए भी लाभदायक हैं तथा इनसे बदलते हुए मूल्यों के प्रभावों, लाभदायकता व शुद्ध रोकड़ प्रवाह के मध्य संबंध की भी जांच की जा सकती है। अब इन मदों की क्या परिभाषा है जो हम देख सकते हैं। निम्नलिखित पदों का आशय इस लेखा मानक में समझाया गया है। रोकड़ से आशय हस्तस्थ रोकड़ यानी कैश इन हैंड तथा बैंक में मांग निक्षेपों यानी डिमांड डिपॉजिट्स से लगाया जाता है। रोकड़ तुल्यों से आशय अल्पकालीन तथा तुरंत तरल होने योग्य विनियोगों से लगाया जाता है, जिनमें कि मूल्यों में परिवर्तन के कारण कोई जोखिम नहीं होती है। यह ऐसे उपक्रमों पर लागू होगा जिनके इक्विटी अंश देश के मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो। ऐसे सभी औद्योगिक वाणिज्यिक उद्योग तथा व्यापारिक केंद्र जिनका टर्नओवर संबंधित अवधि में 50 करोड़ से अधिक हो। विनियोगी गतिविधियों से आशय दीर्घकालीन विनियोगों व अन्य विनियोगों की खरीद व बिक्री से हैं, जो कि रोकड़ तुल्य विनियोगों में सम्मिलित नहीं होते हैं। वित्तीय गतिविधियों से आशय उन गतिविधियों से हैं जिनके कारण मालिकों की पूंजी के आकार एवं संरचना में परिवर्तन होते हैं, जैसे कंपनी की स्थिति में अधिमान अंश पूंजी तथा संस्था की स्थिति में उधार रकमें। तो ये इस प्रकार के जो संशोधन है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अंदर रिवाइज किए गए हैं। इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में आगे के जो रोकड़ व रोकड़ तुल्य और एक रोकड़ प्रवाह विवरण की प्रस्तुति, संचालन, गतिविधियां आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।